Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecule. आज की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले 3 क्लासेस में पॉलीसेकेराइड डिस्कस कर लिया था और आज हम एक नेक्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है प्रोटीन। शुरू करते हैं प्रोटीन के बारे में बात। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, आपको समझना होगा इसको बहुत ध्यान से। देखिएगा, प्रोटीन में सबसे पहले तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। किस चीज का पॉलीमर है? इसमें जो इसका जो मोनोमर है, जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या चीज होगा? तो डेफिनेटली आपको वो भी मालूम है, अमाइनो एसिड्स है वो चीज। ठीक है, तो आओ जरा देखना, मैं प्रोटीन के बारे में सबसे पहले लिखती हूँ ये बात कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स है ना, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। अब जिस तरीके से एक शुगर से दूसरा शुगर मतलब मोनोसेक्राइड के आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता था, वैसे ही अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, तब जाकर के पूरा का पूरा पॉलीमर तैयार होता है। क्या बोला मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो आपका ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके बीच में ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को अपने कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? दूसरी बात, ये एक हेट्रोपोलीमर होता है, हेट्रोपोलीमर होता है। थोड़ा सा अजीब लगता है ये बात सुन के, क्योंकि हेट्रोपोलीमर क्यों है मैम? सारे तो अमाइनो एसिड्स ही हैं, सब तो अमाइनो एसिड्स ही है ना, और जुड़ जुड़ के उससे बना हुआ है, तो फिर हेट्रोपोलीमर कैसे हुआ? हेट्रोपोलीमर है, मेरी बात समझो कैसे। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से अलग है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। मैंने तुमको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, एक अमोनिया का ग्रुप था और एक आपका एच था कार्बन से लगा हुआ, और एक आर ग्रुप था जिसके बदलने से डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बना करती थी। अब यहाँ पर एक प्रोटीन चेन के अंदर ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अगर ये AA1 है तो ये AA2 होगा, तो ये AA3 होगा, ये AA4 होगा और ये AA5 होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एक प्रोटीन चेन कभी भी सिंगल तरह के अमाइनो एसिड से मिलके नहीं बनता, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है, तब जाकर के एक प्रोटीन चेन तैयार होता है। तो आपस में डिफरेंस है, दैट्स वाई ये हेट्रोपोलीमर का ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन को फिट बैठता है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट, प्रोटीन जो होता है, एक तो प्रोटीन पानी में बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है, ये बात मैंने पीछे ही लिखवा दी थी, ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ इस बात को। अमीनो एसिड भी सॉल्युबल है और प्रोटीन भी सॉल्युबल है। अब देखना, प्रोटीन आपके सेल में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से एक होता है, और लगभग कितना होता है? तो करीबन करीबन आपके ड्राई वेट का 50% होता है। जो मैंने बात बोली है पहले लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ एक दफा। मैंने लिखा कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है किसी सेल के भीतर का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और कितना होता है? इट इज अबाउट 50% ऑफ ड्राई सेलुलर वेट। क्या मतलब है ड्राई सेलुलर वेट का? अगर एक सेल से सारा का सारा पानी निकाल लो, ठीक है, और तब उसका वेट कर लो, वजन कर लो, तो वो ड्राई सेलुलर वेट है। उसका जो भी मास बच गया उसका वेट कर लो, और वो जो भी मास बचा हुआ है उसमें से 50% जो होगा वो अकेले कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसको बनाने में, उस मास को बनाने में? तो दैट कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम प्रोटीन। वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता होगा? वो प्रोटीन से आता होगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा जरा। पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, वो प्लांट का एक प्रोटीन होता है, प्लांट का एक एंजाइम होता है,
और वो एंजाइम कोई और नहीं रुबिस्को है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और याद भी कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। रुबिस्को एक एंजाइम होता है, एंजाइम अल्टीमेटली प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको बात। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, तो वो रुबिस्को है, रुबिस्को है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखते हैं, मैंने कोई स्टाइल नहीं किया है, आर कैपिटल, बी कैपिटल, सी और ओ कैपिटल, ठीक है। आगे चल करके आपको मैं इसका रोल बताऊंगी, बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रुबिस्को के बारे में, अभी तो सिर्फ नाम याद कर लो आप, ठीक है। तो रुबिस्को है, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है जो कि प्लांट्स के अंदर मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि टाइप ऑफ एंजाइम फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ये एंजाइम, ठीक है। और ये अल्टीमेटली एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम में कन्वर्ट हुआ होता है, और ये पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। एनिमल के बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दैट इज कोलाजिन, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लीजिए, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी दैट इज कोलाजन, दैट इज कोलाजन, ठीक है। कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे आपको आगे चल करके इसके बारे में पढ़ना है, ये एक्चुअली फाइबर्स के फॉर्म में हमारे टिश्यूज को और सेल्स को क्या करता है, स्ट्रेंथन देता है, मजबूत करता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग खूब डिटेल में। तो कोलाजन जो है वो अल्टीमेटली आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो एनिमल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन के बारे में कुछ कुछ बातें हो गई। अब मैं आपको एक चार्ट, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो रुबिस्को है, और एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका कोलाजन है। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है आपको। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको चार्ट कराती हूँ, एनसीईआरटी का ही वो चार्ट है जिसमें मैं आपको कुछ प्रोटीन्स, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी और उनके फंक्शंस के बारे में बात करूंगी। ये कुछ प्रोटीन्स और उसके फंक्शंस है, समझना जरा क्या क्या है। पहला कोलाजेन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके सेल्स को, टिश्यूज को, आपके बोन्स को स्ट्रेंथन देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है कि इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। आपके टिश्यूज के बीच में पाया जाता है और उसको सेल्स के बीच में पाया जाता है और आपको बेसिकली स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है एक तरह का, क्या करता है ये आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को लिख भी देती हूँ, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड एक हार्मोन है जो कि अल्टीमेटली बना हुआ है प्रोटीन से, ठीक है। और ये समझना जरा ध्यान से, ये भी एंजाइम है, ये भी बना हुआ है प्रोटीन से, ये हार्मोन है, ये भी बना हुआ है प्रोटीन से, ठीक है। दोनों के दोनों प्रोटीन से ही, एंजाइम और हार्मोन प्रोटीन ही होते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है ना। आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोग को आगे चल करके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये ग्लूकोज को उठा उठा करके और सेल्स के भीतर डाल देता है, ठीक है। उनको स्टोर करा देता है मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में या एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, उनको ये बेसिकली कहीं ना कहीं सेट कर देता है सेल्स के भीतर, जिसकी वजह से ब्लड के भीतर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ब्लड के भीतर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने से आपको रिस्क बहुत सारी होती है, बहुत सारे आपके बॉडी में इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होती हैं, डिजीज का चांसेस होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका काम याद रखिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। दूसरा नेक्स्ट जो चीज है वो एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी समझा जरा, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बॉडी का मतलब सेल, मतलब सेल के अगेंस्ट,
या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अगर मैं बॉडी को ऑर्गेनिज्म से जोड़ूं तो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने वाला, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी आपके बॉडी में होता है, मतलब क्या ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है? नहीं, ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं करता। जो भी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाया जाएगा वो कोई भी बाहर की जो फॉरेन एजेंट्स आ रही हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जो है वही मैंने यहाँ लिखा है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ये जो इन्फेक्शन फैलाने वाली जो एजेंट्स हैं उनसे ये फाइट करता है। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे चल करके इसके बारे में भी। रिसेप्टर्स, आपके जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो टेस्ट रिसेप्टर्स हो जो आपको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, टेस्ट बड बनाते हैं, स्मेल करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन में इसका भी जिक्र कर रखा है, ठीक है। और GLUT4, बेटा ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है। इंसुलिन एक्चुअली जब आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर एडजस्ट कर रहा होता है तो एडजस्ट करने के दौरान वो GLUT4 का हेल्प लेता है। GLUT4 की मदद से ही ग्लूकोज को सेल के भीतर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये GLUT4 जो है ये कुछ और नहीं, ये वही है जिस एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल्स। ग्लूकोज को सेल के भीतर डालने का काम, सेल के भीतर ट्रांसपोर्ट करने का काम GLUT4 करता है। किसके साथ मिलकर के? इंसुलिन के साथ मिलकर के करता है ये काम, ठीक है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। पेपर में भी सिंपल क्वेश्चन था, पूछा गया था कि ग्लूकोज को सेल के भीतर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा फॉलोइंग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे ऑप्शन जितने भी थे उसमें GLUT4 ही उसका सही ऑप्शन था। क्लियर है क्या? तो ये आपका कुछ प्रोटीन का फंक्शन हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ध्यान से सुनना जरा, मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 तरह से बांटे गए हैं। 4 टाइप्स ऑफ आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। पहला जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तीसरा टर्शरी है और चौथा क्वाटरनरी है, ठीक है। मेरी बात समझना, चारों तो प्रोटीन ही है ना। फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का क्या मतलब है? जैसे जैसे प्राइमरी से क्वाटरनरी की तरफ बढ़ते जाओगे जो बॉन्ड्स हैं वो और भी ज्यादा एक्सटेंसिव होती चली जाएंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। जहां प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही सिंपल और केवल एक तरह का बॉन्ड पाया जाता है, वहीं क्वाटरनरी में आपको काफी सारे तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भी मैंने आपको बोला हुआ है और अभी फिर से बताती हूँ, समझना है जरा। जैसे Na और Ca आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं तब जाके उसमें सॉल्ट की प्रॉपर्टी आती है। अगर उनको सेपरेट कर दो तो वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। अगर सेपरेट करके और फिर उनको रख दो एक साथ तो उनमें सॉल्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। वरना ऐसा होता तो फिर हम लोग सोडियम पहले खा लेते देन क्लोरीन खा लेते और बोलते कि सॉल्ट है ना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके बीच में जो बॉन्डिंग हुआ है उस बॉन्डिंग की वजह से ही उनके अंदर वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी आई है, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक पर्टिकुलर रेशियो में जो कंबाइंड हुए और जो उनके बीच में बॉन्डिंग हुई है उसकी वजह से वाटर की प्रॉपर्टी आती है उनमें। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किसी भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो वहां पर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो उसकी वजह से भी होता है। अल्टीमेटली अगर वो बॉन्ड टूट जाए तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर बैठता है, सही है। तो यहां पर जब ये बॉन्ड एक्सटेंसिव होता चला जाएगा और क्वाटरनरी आते आते तक बॉन्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टी भी काफी चेंज हो गई होगी, और ऐसा होता भी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं जरा इस बात को। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस का मतलब है सिंपल सा, क्यूट सा, प्यारा सा एक चेन, ये रहा, इसको बोलते हैं लीनियर सीक्वेंस। मैं वैसे आपको बना के भी दिखाऊंगी इस लीनियर सीक्वेंस को। तो देखो जरा मैं ऊपर बनाती हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं हटा देती हूँ और ध्यान से देखना लीनियर सीक्वेंस में बना रहे हो यहाँ पे। कैसा होता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो बताइए जरा मुझे भी। ये रहता है आपका कार्बन, है ना, ये हाइड्रोजन, यहाँ से आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये OH, और यहाँ से ये एमिनो ग्रुप NH, और एक H को मैं सेपरेट करके लिखती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन ये वाला आपका एक R1 ग्रुप, सही है। फिर इस एक अमाइनो एसिड से अगला अमाइनो एसिड्स लगेगा, ठीक है। तो अगला अमाइनो एसिड्स देखो जरा फिर से, ये देखो H, NH, C, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, और यहाँ पे आपका R2, मतलब ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। फिर तीसरा अमाइनो एसिड जोड़ लो आप यहीं से, तो ये आपका H,
ये आपका NH, ये आपका C, ये ऊपर में H, ये R3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये OH। सही है क्या? उसी तरीके से आप चाहो तो चौथा अमीनो एसिड भी जोड़ सकते हो। तो यहां से देखो H, ये फिर आपका NH, ये आपका C, ये H, ये R4, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये OH। सही है? चलो अब देखना जरा, ये जो आपके मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये 4 अमीनो एसिड लगाए, ऐसे ही तुम चाहो तो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को लगा सकते हो। ठीक है, अब समझना जरा, मैंने आपको पीछे शायद बताया था और एक बार फिर बता देती हूँ। जब भी कोई पॉलीमर बनता है, मतलब छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ करके जब कोई पॉलीमर बनाया जाता है, तो वहां पर आपको जब भी दो मोनोमर्स को जोड़ोगे तो वहां से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे कि वाटर निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, आपको थोड़े बहुत अल्केन भी निकल जाते हैं, जैसे मिथेन निकल जाएगा, ठीक है, इथेन निकल जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं वहां से, तभी जाके वो बॉन्ड जुड़ पाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है और वो पॉलीमर का फॉर्मेशन हो पाता है अल्टीमेटली। समझ आ रही है मेरी बात? अगर वो रिएक्शन बॉडी का रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर बात हो रही होगी, ठीक है, तो फिर उस केस में मोस्ट प्रोबेबली इस बात की ज्यादा चांसेस होती हैं कि पानी निकलेगा वहां पर। सही है? तो ये भी आपका एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, पॉलीमर बन रहा है तो, है ना? और यहां पर भी आप देखो ध्यान से, तो ये पानी कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, ये OH और ये देखो H, ये आपस में निकल रहा है। फिर से ये OH और ये देखो H, ये भी आपस में निकल रहा होगा। ये OH और ये H आपस में निकल रहा होगा मिलके, है ना? तो अल्टीमेटली एक पानी यहां से निकल जाएगा, एक पानी यहां से निकल जाएगा और एक पानी यहां से निकल जाएगा। सही है? अब इनको निकालने के बाद स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, बताना जरा कैसा दिखेगा ये। H, यहां से ये HN, यहां से C, मैं H को नीचे लिख लेती हूँ, है ना? ये वाला R1, ये यहां से CO बचा हुआ है। अब इस CO और NH के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, तो ये फिर से HN CH R2 CO एंड देन फिर यहां पर NH, फिर से CH R3, है ना, CO एंड देन फिर यहाँ पे NH, फिर से CH, यहाँ पे R4 और यहाँ पे COOH। सही है क्या? अब समझो जरा, देखना जरा, ये एक अमाइनो एसिड्स, ये एक अमाइनो एसिड है क्या? ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है? अब एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड जो यहाँ पे जुड़ रहा है, देख पा रहे हो, ये जो जुड़ रहा है, ये जिस बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हो रहा है, ये बॉन्ड कोई और नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। समझ आई मेरी बात आपको? पीछे भी कहा था, एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट ही होता है, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल नाम होता है और वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। वैसे ही शुगर के बीच में अगर ये बॉन्ड होता तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता। सही है? चल, अभी यही ये वाला ही बॉन्ड है, सेम टू सेम यही वाला बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखना ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है ना, ये सिंपल आपके जो है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो एटम के बीच में लगे हुए हैं। लेकिन एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड लगा है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। उसी तरीके से यहाँ पर CO और NH के बीच का ये पेप्टाइड बॉन्ड है, उसी तरीके से यहाँ भी CO और NH के बीच का जो बॉन्ड है ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लीनियर सीक्वेंस तैयार हुआ है। सही बात है क्या? तो ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो मैंने बना लिया है ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। एक चीज और समझना जरा, जो ये वाला एंड है, देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, मतलब अगर इसको आगे अगर किसी अमाइनो एसिड से जोड़ना होगा तो अल्टीमेटली इसको N से जोड़ना पड़ेगा, इस N से ही बॉन्ड बनता होगा ना। यहाँ तो आपका ये N का देखो, इस N की एक वैलेंसी यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ही तुम हटाते हो ना तो जाके CO से लग जाता है, ये CO अल्टीमेटली इस N से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो N ही यहाँ पर फ्री एंड है जो कि जुड़ता है अगले अमाइनो एसिड से, मतलब जो इसके आगे अमाइनो एसिड होगा उससे जुड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं N टर्मिनल, इसको कहते हैं N टर्मिनल। समझ आ रही है मेरी बात आपको? वही
इस एंड पर देखो ये कार्बन होता है ना, यही आपको जाके अगले अमाइनो एसिड से लगता है। तो अल्टीमेटली इस एंड को कहते हो आप सी टर्मिनल। सही है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो जो आपका अमाइनो एसिड का जो चेन होता है, मतलब जो प्रोटीन का चेन होता है, उसका जो एक एंड होता है वो एन टर्मिनल होता है, और जो दूसरा एंड होता है वो सी टर्मिनल होता है। और आपको चेक करने आ ही चुका है कैसे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस आपको बना के दिखा दिया, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने बना लिया है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी में आते हैं। देखना जरा, ये इस प्राइमरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थी। ठीक है, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा आपको एक और बॉन्ड नजर आएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, पहले अल्फा हेलिक्स देखो, कुछ नहीं ऐसा ही चेन है, बस इस चेन को ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में मरोड़ करके कुछ ऐसा बना दिया गया है। समझ रहे हो, कुछ ऐसा है, ये यूं ऐसे गया है और कुछ ऐसा डीएनए जैसे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ उस तरीके का, समझ में आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ पोर्शन है। अब सोच कर देखो 2 मिनट के लिए कि ये जो हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है, मन में लगता होगा बार बार ये बात कि मैम ये जो हेलिक्स, जो ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर, इसको सीधा कर दीजिए तो बन जाएगा वही, तो अल्टीमेटली हो गया प्राइमरी। ऐसा नहीं है बेटा, सुनो जरा कैसे ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो मैंने ब्लैक कलर का जो यहाँ पे बना रखा है लाइन, ठीक है, मतलब ये जो हेलिक्स बना रखा है, इसमें ये आपका सोच समझना जरा सा, थोड़ा सा, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात को जानने का, लेकिन थोड़ा आपके समझने के लिए, आपको बेहतर समझने के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। देखना, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें ही आपका देखो यहाँ पर ये CH हो गया, ये वाला, ठीक है, फिर यहाँ पर ये N वाला ग्रुप रहा होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करके दिखाती हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ पे, देखना जरा, देखो ये कुछ ऐसा मैंने बना दिया। ठीक है, इसका हाफ पोर्शन केवल बनाया, यहां तक बनाया है। ठीक है, देखना, ये आपका CH है, ये वाला CH। ठीक है, ये आपका देखो NH है ना, ये आपका ऊपर में R1 लगा है, ये आपका CO लगा है। ठीक है, फिर ये एक अमाइनो एसिड हो गया ये पूरा, है ना, इसका N टर्मिनल फ्री है, मतलब अगले अमाइनो एसिड से लगने के लिए इसका CO टर्मिनल अगले अमाइनो एसिड से लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखना फिर से लग गया यहाँ पर दूसरे अमाइनो एसिड से NH। ठीक है, फिर उसका यहाँ पर CH, ये उसका R2 है ना, एंड देन फिर यहाँ पर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड हो गया, फिर ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड से लगेगा, तो फिर यहाँ पे बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पर कुछ NH है ना, फिर यहाँ पर ये CH, ये R3, और फिर यहाँ पर ये CO, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, और ये फिर फर्दर चौथे अमाइनो एसिड से लगा हुआ होगा। समझ में आ रहा है, और फिर से इसका चौथा अमाइनो एसिड जो होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो CHR4 लग गया, फिर ये देखो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, और फिर ये अगले अमाइनो एसिड से लगने के लिए तैयार है। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो किस तरह से अमाइनो एसिड सीक्वेंस में लगी हुई है। यहां पर ये जो बॉन्ड है CO और NH का बॉन्ड, ये बॉन्ड कोई और नहीं, वही पेप्टाइड बॉन्ड है जो पीछे भी बनाया था आपने, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, यहां पर है। फिर देखो यहाँ पर CO और NH के बीच में ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर ये CO और NH के बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर ये CO और NH के बीच में ये भी पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। तो अलग क्या है उससे, अलग ये है, सुनना जरा, देखना, यहां पर देखो जरा, ये नाइट्रोजन है ना, और ये देखो ऑक्सीजन है, देख रहे हो, है ना, ये देखो, सॉरी, ये हाइड्रोजन है और ये देखो ऑक्सीजन है। ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड डेवलप हो गया है, एंड दैट इज H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ खास एटम्स के बीच में बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होता है, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये केमिस्ट्री का पूरा नॉलेज है। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड कहाँ होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इसमें नहीं बहुत ज्यादा घुसाना है, आपका जब केमिस्ट्री में टॉपिक आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप, जिसको पता है उसके लिए बता रही हूँ कि ये हाइड्रोजन रहा और ये देखो ऑक्सीजन रहा, तो H बॉन्ड बन गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर और भी बन सकता है ना, ये देखो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ भी H बॉन्ड बन सकता है।
ठीक है। इस तरीके से आपके यहां पर बीच बीच में H बॉन्ड्स भी आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर प्राइमरी वाले से कॉम्प्लेक्स हो गया या नहीं हो गया। वहां पर आपके केवल पेप्टाइड बॉन्ड हुआ करते थे और यहाँ देखो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से H बॉन्ड से लग गया है। ठीक है, अगर इसको आप खोलोगे, इस स्ट्रक्चर को आप खोलने की कोशिश करोगे तो ये H बॉन्ड टूट जाएगा मरोड़ पड़ने से, और अगर ये H बॉन्ड टूटा तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर बैठेगा। जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो अल्फा हेलिक्स है, ये जिस भी प्रॉपर्टी को रखता होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी अब नहीं रह जाएंगी, प्रॉपर्टी कुछ लूज भी हो जाएंगी। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही है कि किस तरीके से बॉन्ड इसकी प्रॉपर्टी को बनाने में हेल्पफुल है, और अगर हम इसको सीधा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो सकती है, लूज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टीज को बॉन्ड के टूटने की वजह से। तो प्राइमरी से किस तरह से डिफरेंट है सेकेंडरी, क्लियर हो गया होगा। चलो, ये तो अल्फा हेलिक्स हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल है अल्फा हेलिक्स के, ये केराटिन है, मायोसिन है। केराटिन आपके बालों में पाया जाता है, ठीक है। मायोसिन ट्रोपोमायोसिन मसल्स में मिलता है। एपिडर्मिन आपके एपिडर्मिस स्किन पर मिलता है। फाइब्रिन, फाइब्रिन आपके ब्लड में मिलता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पढ़ेंगे इन सबके बारे में, सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब अल्फा हेलिक्स होते हैं, ठीक है। अब बीटा प्लेटेड शीट देखो, ऐसा हेलिक्स आपको, ये जो है अल्फा हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन लिया था मैंने यहां पर, ठीक है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन का चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन को लिया था और उसमें ही ये सारा कुछ हमने देखा, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट्स में देखना जरा, ये रेड रेड जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड रेड कुछ और नहीं पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये देखो पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो नहीं है, एक से ज्यादा है। और इसी रेड रेड वाले के अंदर ही पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, क्योंकि यही प्रोटीन चेन है, तो मतलब इस चेन के भीतर ही पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा। और देख लो, एक चेन से दूसरे चेन के बीच में, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में एच बॉन्ड था, यहाँ पे एक चेन से दूसरे चेन के बीच में ये ग्रीन ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा होगा, ये एच बॉन्ड है। तो अल्टीमेटली एच बॉन्ड बन चुका है, समझ आ रहा है। और इतने सारे पेप्टाइड चेन के बीच में एच बॉन्ड बना हुआ है कि बिल्कुल देखने में शीट जैसा लग रहा है, ये लग रहा है कोई एक परत जैसा बन गया होगा, इसीलिए इसको बीटा प्लीटेड शीट कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिल्क फाइबर। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो मतलब कहीं ना कहीं इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, अल्फा हेलिक्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है बीटा प्लेटेड शीट्स में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने बॉन्ड को एक्सटेंसिव कर करके, अपने पेप्टाइड चेन्स को बढ़ा करके, उनमें बॉन्ड्स के नंबर को बढ़ा करके, बॉन्ड्स के टाइप को बढ़ा करके, और किस तरीके से ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं। और सिर्फ स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स ही नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा थोड़ा इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को भी चेंज करते चले जा रहे हैं। सही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आता होगा कि क्यों ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टीज भी बदल रही हैं, और हमारे जो जो चीज जिससे बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर केराटिन की या मायोसिन की, तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में नीड है, ठीक है। सिल्क फाइबर की बात करें तो बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ इस तरह से बना रही है स्ट्रक्चर को। तीसरा देखना टर्शरी, ये इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। और देखो इसमें तो बॉन्ड भी दिख रहा है आपको, एच बॉन्ड है ना आपको यहाँ पर, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एच बॉन्ड दिख रहा है आपको, आयनिक बॉन्ड है, वेंडर वॉल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये सब इसके अंदर पाई जाती है। और टर्शरी स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल एंजाइम्स होता है, समझ रहे हो, है ना। एंजाइम्स जो होती हैं, जो हार्मोन्स होती हैं, ये सब की सब प्रोटीन ही होते हैं अल्टीमेटली। तो एंजाइम्स जो होते हैं, ये आपको याद भी रखना चाहिए कि एंजाइम्स कुछ और नहीं, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, टर्शरी फॉर्म होता है प्रोटीन का। समझ में आ रहा है। ये कुछ अगर इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे तो कुछ कैसा होता है, जैसे ऊन का गोला होता है, जैसे स्वेटर बुनते हैं, जैसा ऊन का गोला होता है, बिल्कुल उस तरीके का ही इसका स्ट्रक्चर है। उससे इसको तुम कंपैरिजन कर सकते हो, कितना उलझा हुआ है ये, ठीक है। चलो आओ अगली बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रखता होगा, है ना। तो ये बिल्कुल एक जाइंट मॉलिक्यूल है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, उससे भी ज्यादा साइज में बड़ा हो गया, और एक जाइंट मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है, ठीक है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है, जिसके भीतर इससे कुछ ज्यादा बॉन्ड होंगी। तो देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन सी बॉन्ड है भाई, तो एच बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, वेंडर वॉल बॉन्ड है, और एक एक्स्ट्रा देखो डाई सल्फाइड लिंकेज का जिक्र किया हुआ है ना। तो ये डाई सल्फाइड लिंकेज भी यहाँ पर मौजूद होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन, है ना। जब किसी एडल्ट का हेमोग्लोबिन देखोगे
तो उसके हेमोग्लोबिन में वहां पर 4 तरह के प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं वो अल्टीमेटली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो हेमोग्लोबिन कहीं ना कहीं आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको यहां तक जितना भी बात बता दिया, यही बात आपको प्रोटीन में मेनली याद करना है, समझना है। एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी और आपको लाइन टू लाइन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।